चलो इसे देख लो, ठीक है। तो बेसिकली वो जो मैंने लिखा था ना वो गलत लिख दिया था। वो एल की वैल्यू जो थी वो माइनस वहां से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, वो एम एल की वैल्यू है। अभी तो हमने देखा था ना कि एम एल की जो वैल्यू होती है वो माइनस एल टू प्लस एल होती है, ठीक है। और जो बाकी आपकी एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? एल की जो वैल्यू होती है वो कहाँ तक होती है? जीरो से लेके एन माइनस वन तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू थ्री जैसे आपको दिया हुआ है, तो लाइक इसे हम अगर ब्रॉडर लेवल पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो n इक्वल टू थ्री जैसे आपको दिया है, तो यहाँ पर जो l की वैल्यू पॉसिबल होगी वो जीरो से लेके n माइनस वन तक होगी। यानी कि जीरो हो गया, वन हो गया और टू हो गया। यानी कि n इक्वल टू थ्री अगर यहाँ पर शेल है, ये क्या आपका शेल, और जीरो वन और टू ये किसकी वैल्यूज हैं? आपकी सब शेल की, ठीक है, सब शेल। जीरो वाला का मतलब क्या है यहाँ पर? ये आपका एस सब शेल हो गया। वन का मतलब क्या हो गया? पी हो गया। और टू का मतलब क्या हो गया? आपका डी हो गया, ठीक है। अब एल इक्वल टू जीरो की अगर वैल्यू लेते हैं और उसके लिए हम एम एल निकालेंगे, तो माइनस एल से लेके प्लस एल होती है, यानी कि वो जीरो ही रहेगी। एल की वैल्यू अगर हम वन के बराबर यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर एम एल की जो वैल्यू होगी वो माइनस एल से प्लस एल, यानी कि माइनस वन जीरो और प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। और L इक्वल टू टू की अगर हम वैल्यू लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर L की वैल्यू के लिए एम एल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? माइनस एल से प्लस एल, यानी कि माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू। तो यहाँ पर आप ये देखोगे, एक ऑर्बिटल आपको यहाँ पे मिला क्योंकि ए की वैल्यू है एमएल की। एक दो तीन, माइनस वन जीरो प्लस वन, तीन यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिली एमएल की, यानी कि तीन ऑर्बिटल ये वाले हो गए, ठीक है। और एमएल की वैल्यू यहाँ पर आपको पांच मिल रही है टोटल, तो पांच ऑर्बिटल आपके ये वाले हो गए, ओके। तो ये एमएल इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये एस का ऑर्बिटल है, एस का एक हो गया। पी के कितने होते हैं? तीन होते हैं, तो तीन हो गए। और डी के कितने होते हैं? टोटल पांच होते हैं, क्योंकि एल की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपकी? जीरो वन और टू, यानी कि एस पी और डी, और उन सब के लिए हमने एमएल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव, यानी कि टोटल नाइन ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। और डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, एन स्क्वायर से आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो फिर, और कोई क्वेश्चन दिया है क्या? चलो ये क्वेश्चन भी देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपको सेकंड वाला प्रॉब्लम दिया है, अगर n की वैल्यू टू है और l की वैल्यू वन है, तो इसके लिए आपको बताना है सबशेल कौन सा वाला होगा। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपको ऑर्बिटल बताना है यहाँ पे, तो बताओ ऑर्बिटल कौन सा होगा यहाँ पे पॉसिबल? n इक्वल टू टू, l इक्वल टू वन के लिए कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल होगा? टू एस कैसे हो जाएगा अजय? l की वैल्यू जीरो दे रखी है क्या? s किसके लिए होता है? शिवानी, ट्वेंटी कैसे आ गया? भाई टू पी होगा ना। एल की वैल्यू, एन की वैल्यू टू है, यानी कि दूसरा आपका शेल हो गया। एल की वैल्यू वन का मतलब पी सब शेल हो गया। तो टू पी के ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल होंगे, ठीक है। टू पी के टोटल कितने पॉसिबल होंगे? थ्री पॉसिबल होंगे, बिकॉज एल की वैल्यू अगर वन है तो एम एल की वैल्यू माइनस वन जीरो और प्लस वन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा वो आपका टू पी का ऑर्बिटल बनेगा, और टू पी के टोटल कितने बनेंगे? तीन बनेंगे,
ठीक है, एक एक्स ओरिएंटेशन, एक वाई वाला और एक जेड वाला। एस का तो एक ही होता है, तो एक सिंगल ऑर्बिटल बनेगा 4s का। तो ऐसे करना है फिर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब शेप के बारे में देखेंगे। द ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग। ठीक है, तो साई का मतलब कोई भी फिजिकल मीनिंग यहाँ पर नहीं होता, वो सिर्फ हमें किसके बारे में बताता था, इलेक्ट्रॉन के, लाइक इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में ये बताता है साई जो होता है। तो इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, एक आपका मैथमेटिकल फंक्शन है किसके लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन वगैरह होती है बस उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे अभी हमने जो क्वांटम नंबर पढ़े, तो क्वांटम नंबर इसी साई को सॉल्व करके आते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब साई फंक्शन को हम किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें ये क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। एंड इन्हीं क्वांटम नंबर से आप देख सकते हो हमें पता चल रहा है कि भाई कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, और उसका स्पिन किस तरीके का है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताता है इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। However, for different orbitals, the plots of corresponding wave function as a function of r, the distance from the nucleus are different. तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं इसका, ठीक है, यानी कि ये जो आपका डिफरेंट ऑर्बिटल है, अगर हम इनको प्लॉट करेंगे यानी कि इनका ग्राफ बनाएंगे ऑफ करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ आर, यानी कि वेव फंक्शन का अगर हम डिस्टेंस आर, यानी कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है शेल का, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें अलग अलग ग्राफ मिलते हैं। ठीक है, तो गिव सच प्लॉट फॉर 1s। ठीक है, अगर मान लो 1s ऑर्बिटल यहाँ पर लेते हैं, 1s ऑर्बिटल अगर हम यहाँ लेते हैं या 1s सबशेल लेते हैं, तो वहां पे n की जो वैल्यू 1 है और l की वैल्यू कितनी है, 0 है। 2s अगर लेंगे तो n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 0 है। ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो ये इनकी कुछ वैल्यू दी है, द प्लॉट्स ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई आर। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने किस क्या दिया है, साई स्क्वायर आर दिया है। ठीक है, साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। ठीक है, तो ये इनके आपको ग्राफ दिए हुए हैं। एक साई का ऊपर जो आपको ए में दिया हुआ है वो साई का ग्राफ दिया और नीचे साई स्क्वायर आर का दिया, यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो उससे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो है साई की वैल्यू और साई स्क्वायर आर की वैल्यू कैसी होती है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिफाइन करके दिखाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बोर्न, द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर एट अ पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये साई स्क्वायर जब हम देखते हैं तो साई स्क्वायर हमें ये बताता है कि भाई यहाँ पर डेंसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। द वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल इज गिवन इन फिगर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, हियर अगेन यू मे नोट दैट द कर्व्स फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर डिफरेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे 1s और 2s ऑर्बिटल दोनों के लिए यहाँ पर जो ग्राफ बने हुए हैं डिफरेंट बने। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि हर ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अलग अलग रीजन में होगी या डिस्टेंस के साथ अलग अलग डिफर करेगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 1s वाला ऑर्बिटल था, तो 1s वाले ऑर्बिटल में यहाँ पे मतलब जब आपका डिस्टेंस पर्टिकुलरली यहाँ पे था, इतना मतलब नैनोमीटर था, मान लो कि 0.2 नैनोमीटर था, तो वहां पे जो ये आपकी क्या बोलते हैं, ये साई आर की वैल्यू है यहाँ पर ये दे रखी है, यानी कि यहाँ पर जो साई आर की वैल्यू आपकी सबसे कम थी और उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप देखोगे यहाँ पर साई स्क्वायर वैल्यू की सबसे ज्यादा है, साई स्क्वायर आर जो साई स्क्वायर आर की वैल्यू वो सबसे ज्यादा है, यानी कि साई आर की जो साई की वैल्यू जहां पर सबसे कम थी वहीं पर साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और उसी के कंपैरिजन में आप अगर यहाँ 1s ऑर्बिटल के लिए ये दोनों चीजें देखोगे तो 1s ऑर्बिटल में आपको ये दोनों चीजें अलग अलग दिखेंगी। जैसे आप पहला वाला ग्राफ देखते हो साई आर का, तो साई आर का दोनों दोनों में ग्राफ जो है वो अलग अलग बन रहा है। ठीक है, पहले वाले के केस में देखोगे जब आपकी थोड़ी सी कम वैल्यू थी फिर साई की वैल्यू आपकी बहुत ऊपर चली गई, एंड उसके बाद अगर आप आर की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो तो मतलब ये है कि आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी साई की वैल्यू जो है घटती जा रही है, यानी कि जितनी कम वैल्यू यहाँ पर आपकी आर की है उतनी ज्यादा वैल्यू यहाँ पर साई की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, आपको यहाँ से ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, और वैसे ही साई स्क्वायर आर के केस में भी है, तो यहाँ पर आप देखोगे वहां पर तो क्या था, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है साई, लेकिन यहाँ पर क्या है, साई स्क्वायर आर बहुत ज्यादा ऊपर तक वैल्यू पे जा रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ अलग है। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर दूसरे वाले ऑर्बिटल का यानी कि 2s ऑर्बिटल का देखोगे तो वो ग्राफ आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ना थोड़ा सा देख लेना इसको, मतलब कोशिश करना कि इसको याद रख पाओ थोड़ा सा कि इन दोनों के जो ग्राफ होते हैं वो किस तरीके के होते हैं।
यानी कि 1s ऑर्बिटल के और 2s ऑर्बिटल के, साई के और साई स्क्वायर आर के। तो उसके बाद इट मे बी नोटेड दैट फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस एंड इट डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव फ्रॉम इट। ठीक है, तो यहाँ 1s ऑर्बिटल के लिए देखो ये बात क्या बोल रहा है, 1s ऑर्बिटल ये वाला है आपका पहला वाला है, ठीक है, ये वाला, इसके लिए जो साई स्क्वायर आर का ग्राफ बना है तो वो ये बोल रहा है कि भाई ये आप देख सकते हैं ये जो मैक्सिमम पॉइंट आपको ऊपर की तरफ मिला है इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर मिलने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के बहुत पास, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, बहुत पास है, रेडियस कम का मतलब न्यूक्लियस के बहुत पास। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है किसके लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो मैक्सिमम रहेगी कहाँ पर, न्यूक्लियस के पास पे रहेगी, एंड इट डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव फ्रॉम इट। और तो यहाँ पर क्या, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर हो जाएंगे वैसे वैसे क्या यहाँ पर डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो ये हमने कल पढ़ा भी था कि भाई जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हो वहां पर क्या होती है, आपकी डेंसिटी कम होती रहती है। ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस शार्पली टू 0। पहले आपकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है 2s ऑर्बिटल के लिए वो नीचे आएगी 0 तक। तो ये आप देख सकते हो दूसरे वाले ग्राफ में, दूसरे वाले ग्राफ में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गई, डेंसिटी 0 हो गई, उसके बाद फिर इंक्रीज हुई, फिर वापस से 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद है फर्स्ट डिक्रीज शार्पली टू 0 एंड अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। एक बार 0 पे जाएगी उसके बाद वापस से इंक्रीज करने लग जाएगी। तो आफ्टर रीचिंग अ स्मॉल मैक्सिमा इट डिक्रीजेस अगेन। तो छोटा सा मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू फिर से एक बार बनाएगी और उसके बाद वापस से डिक्रीज होना चालू हो जाएगी एंड अप्रोचेस 0 एट द वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ द आर इंक्रीजेस फर्दर। तो यहाँ पर उसके बाद फिर से 0 हो जाएगी जैसे जैसे आर की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन reduces to 0 is called nodal surfaces और सिंपली नोड्स। तो ये वाला जो रीजन होता है ना जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है जो साई स्क्वायर की वैल्यू है जहाँ पर ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसको नोडल सरफेस या फिर नोड्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार सीधे आपसे ये पूछा जाता है कि भाई नोडल सरफेस क्या होता है या नोड्स क्या होता है। तो नोड्स या फिर नोडल सरफेस वो वाला रीजन है जहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन है जिसे आप क्या बोलते हो, साई स्क्वायर बोलते हो। ठीक है, साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में ये जब आपका 0 हो जाता है तो उसी पर्टिकुलर रीजन या उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम नोड या फिर नोडल सरफेस कहते हैं। इन जनरल इट इज बीन फाउंड दैट ns ऑर्बिटल हैज n-1 नोड्स। तो ns टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि जैसे हमने 1s देखा 2s देखा वहां पे n-1 नोड्स होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे आप 1s देख रहे हो तो 1s का मतलब n-1 का मतलब क्या होगा, 0, यानी कि कोई भी 0 मतलब कोई भी नोड यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन 2s के रिस्पेक्ट में आप देखोगे 2x यानी कि n-1 यानी कि 2-1 हो गया यानी कि 1। तो यहाँ पे आपका 1 नोड पॉसिबल है। तो 1 नोड कौन सा वाला है, ये वाला, ये आप पॉइंट जो देख रहे हो जहां पे इसकी वैल्यू आके क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो एक बार 0 होगी उसके बाद फिर से इंक्रीज करना चालू करेगी, तो उससे पहले वाली जो 0 पे वैल्यू आएगी उसको हम नोड बोलेंगे। ठीक है, तो दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो n की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ी उतनी ज्यादा वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ns ऑर्बिटल के लिए आपके उतने ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ नोड्स फॉर 2s ऑर्बिटल इज 1, 2 फॉर 3s एंड सो ऑन। अगर मान लो यहाँ पर 3s लेते हैं तो 3s में 3 आपका n हो गया, n-1 का मतलब कितना हो गया, 3-1 इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो 3s के लिए 2 नोड्स हो गए, 4s लेंगे तो 3 नोड्स हो जाएंगे, 5s लेंगे तो 4 नोड्स हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो these probability density variation can be visualized in terms of charge cloud diagrams। ठीक है, तो ये जो probability density variation है ये हम चार्ज क्लाउड डायग्राम के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दीज डायग्राम्स द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स इन अ रीजन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन दैट रीजन। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डायग्राम रहते हैं जिसे हम चार्ज क्लाउड डायग्राम कह रहे हैं, इसमें जो डेंसिटी है डॉट की किसी भी रीजन में वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये राइट साइड में जैसे आपको फिगर दिया हो ना उसी टाइप का आपको समझ सकते हो। ठीक है, तो जहां पे लाइक आपको लगेगा जहां पे डार्क स्पॉट जैसा बन रहा होगा या डॉट बन रहा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद है जैसे इन्होंने यहाँ पर 1s और 2s के लिए दिखा हुआ है वैसी है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल।
तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी लाइक वैसे ही होते हैं, मतलब डायग्राम्स होते हैं इसके जो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो अलग अलग ऑर्बिटल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई उसकी शेप ऑर्बिटल की कैसी होगी। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस और कलर कंटूर सरफेस इज ड्रॉन इन स्पेस फॉर एन ऑर्बिटल ऑन विच द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइज स्क्वायर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये साइज स्क्वायर जहां पर कांस्टेंट होता है वहां पे क्या करते हैं, लाइक एक आप बता सकते हो कि मतलब एक उस सरफेस पे हमने शेड जैसा बना दिया सो दैट कि हमें पता चल रहा है कि इस वाले रीजन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो इन प्रिंसिपल मेनी सच बाउंड्री सर्फेसेस मे बी पॉसिबल, हाउएवर फॉर अ गिवन ऑर्बिटल ओनली that boundary surface diagram is of constant probability density is taken to be a good representation of the shape of the orbital which encloses a region or volume in which the probability of finding the electron is very high, say 90%। यानी कि जब आप ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना रहे हो तो उसमें अच्छा वाला जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम वो वही होगा जिसमें आपने उस रीजन को लिया होगा जिसके अंदर कम से कम 90% जो प्रोबेबिलिटी हो वो हो आपकी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए। तो ऐसे टाइप के बाउंड्री सरफेस डायग्राम को हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये आपका एक्यूरेट बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। The boundary surface diagram for 1s and 2s orbitals are given in figure 2.13b। तो यहाँ पर जो है या आप देख सकते हो, मतलब ये वाला आपको दिया हुआ है, ठीक है, बी वाले फिगर में। तो ये जो सेकंड वाला इसमें फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर, इस फिगर में आपको ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम दिया है। ठीक है, तो ये जो आपको मतलब एकदम वैसा दिख रहा है, कांस्टेंट शेड जो दिख रहा है, मतलब बाहर की तरफ आपको हल्का सा ब्लैक और अंदर की तरफ ग्रेइश कलर में। तो ये आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई सबसे मतलब ये वाला जो रीजन है ये आपका कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी वाला रीजन है, यानी कि इस पूरे रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, और ऊपर जो आपका ये वाले जो दोनों डायग्राम थे, ये ए वाले, ये जो थे ये आपके कौन से थे, ये थे चार्ज क्लाउड डायग्राम। ठीक है, जिसमें हम लोग डॉट की मदद से दिखाते हैं, जैसे आप डॉट डॉट देख रहे हो इसमें इसमें इस तरीके से काफी सारे डॉट डॉट्स बने। तो जहां पे डार्कर डॉट्स बने, जहां पे डार्क डॉट बने, जैसे सेंटर पे हो गए और उसके बाद यहाँ हो गए, तो यहाँ से हमें पता चला है कि सेंटर पे ये जो डॉट बने ये आपके प्रोटॉन के लिए बने, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बने। लेकिन जो बाकी बाउंड्री पे यहाँ पर बने, यानी कि साइड साइड में जो बने हुए वो आपके इलेक्ट्रॉन के लिए बने हुए। ठीक है, तो ये आपके हो गए ये चार्ज क्लाउड डायग्राम, ये वाले चार्ज क्लाउड, और उसके बाद जो दूसरे वाले वो आपके क्या है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 1s and 2s ऑर्बिटल आर गिवन इन फिगर 1 में आस्क अ क्वेश्चन व्हाई डू नॉट वी ड्रॉ अ बाउंड्री सरफेस डायग्राम व्हिच बाउंड्स अ रीजन इन व्हिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 100%। यानी कि हम ऐसा कोई बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्यों नहीं बना लेते जिसमें 100% प्रोबेबिलिटी हो जाए इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, हम 90% तक ही क्यों बना रहे हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइज स्क्वायर हैज ऑलवेज सम वैल्यू हाउसएवर स्मॉल इट मे बी एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, it is therefore not possible to draw a boundary surface diagram of a rigid size in which the probability of finding the electron is 100%। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाते हैं ये फाइनाइट डिस्टेंस का बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है। ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो उस इनफाइनाइट डिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं कर सकते भाई, हमें नहीं पता कि भाई वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कितना हो सकता है। ठीक है, कितने मतलब मिलीमीटर तक जाएगा, कितने नैनोमीटर तक जाएगा, उसका कुछ भी हमें नहीं पता। तो इसलिए हम 90% कंसीडर कर लेते हैं कि भाई 90% एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद अगर होता है 10% में तो मतलब उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इट इज देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ अ रिजिड साइज। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ऐसा कोई साइज नहीं बना सकते जिसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो जाए। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर एस ऑर्बिटल इज एक्चुअली ए स्फीयर सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम अभी जैसे हमने देखा एक स्फीयर जैसा होता है जिसका सेंटर आपका न्यूक्लियस होगा। एस के केस में, एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो इन 2 डायमेंशन दिस स्फीयर लुक्स लाइक अ सर्कल। अगर हम 2 डायमेंशन में बनाएंगे तो भाई सर्कल जैसे लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी वाला फिगर जो वो सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में बॉल जैसा है, स्फेरिकल बॉल जैसा है। तो इन 2 डायमेंशन दिस स्फीयर लुक्स लाइक अ सर्कल, इट एनक्लोजेस अ रीजन इन व्हिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 90%। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो लगभग 90% होती है। ठीक है, 100% नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखना। तो thus we see that 1s and 2s ऑर्बिटल आर spherical in shape। तो 1s और 2s जो ऑर्बिटल होते हैं वो spherical in shape होते हैं। तो इन रियलिटी ऑल द s ऑर्बिटल आर spherically symmetrical।
तो सारे के सारे जितने भी s ऑर्बिटल होंगे, 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, 4s हो गया, तो सारे के सारे स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखते हो, किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप देखते हो, तो सब जगह पर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि लाइक आपने यहाँ पर ये न्यूक्लियस बनाया, इसकी तरफ, इसके चारों तरफ आपने एक स्फीयर बना दिया, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यानी कि मान लो मैं r डिस्टेंस रेडियस ये ले रहा हूँ, ये रेडियस r ले रहा हूँ, या ये रेडियस r ले रहा हूँ, तो सब जगह पर यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मान लो मैंने जो रीजन कंसीडर किया वो मैंने ये वाला कर लिया, इसी s ऑर्बिटल के अंदर मैंने ये वाला रीजन कंसीडर कर लिया, जो कि सेंटर से मान लो इतने इतने डिस्टेंस पे, कुछ भी डिस्टेंस ये हो सकता है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस रहता है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जो डिस्टेंस रहेगा, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी एस ऑर्बिटल में सेम होगी। ठीक है, तो वही बात लिखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में बराबर होंगी अगर डिस्टेंस आपको यहाँ पर कह दिया है, फिक्स कर दिया गया। तो इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एन। तो ये तो पता ही है भाई, 4s का साइज 3s से बड़ा होगा, 3s का 2s से बड़ा होगा, और 2s का 1s से, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर, जितना आप यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाओगे, उतना बड़ा आपका s सबशेल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये मान लो क्या हो गया, हमारा 1s हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 2s हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 3s हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 4s हो गया। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, उसमें स्फेरिकल वाला जो आपका सबशेल आएगा, वो ऐसे ऐसे करके उसका रेडियस उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। एंड द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। तो जितना ज्यादा बड़ा s वाला हमारा मतलब क्वांटम नंबर के लिए क्या होगा, सबशेल होगा, उतना ज्यादा हमारे क्या होगा, दूर होगा इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 3 2p ऑर्बिटल l इक्वल टू 1 आर शोन इन फिगर 2.14। ठीक है, तो 2.14 जो आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो, उसमें आपका यहाँ पर बाउंड्री सरफेस डायग्राम दिया हुआ है p ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो p ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पर आपका ये x एक्सिस में अलाइंड है, पहला वाला। ठीक है, तो ये 2px हो गया जैसे, उसके बाद ये वाला आपका y एक्सिस में, मतलब y एक्सिस इन्होंने इस तरीके से माना है, और z एक्सिस फिर इन्होंने इस तरीके से माना है ऊपर की तरफ, और ये y एक्सिस इधर की तरफ माना है। ठीक है, तो ये आपके तीन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, तीन ओरिएंटेशन, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था ओरिएंटेशन के लिए कौन सा वाला क्वांटम नंबर होता है, ml, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाते हैं, -1, 0 और +1, यानी कि तीन ओरिएंटेशन यहाँ पर हमारी पॉसिबल रहती है p ऑर्बिटल के लिए। तो ये जो p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल आपको बना के दिखाया हुआ है, एक आपका 2px टाइप का होता है, एक आपका 2py टाइप का होता है, और एक आपका 2pz टाइप का होता है। तो 2px का मतलब है कि ये x एक्सिस में अलाइंड होगा, या x एक्सिस में इसकी ओरिएंटेशन होगी। py का मतलब क्या है, y एक्सिस में होगा। ठीक है, y एक्सिस इन्होंने इधर को दिखाया हुआ है, और उसके बाद z एक्सिस यहाँ पर इन्होंने सीधे परपेंडिकुलर दिखा दिया। तो एक्सिस तो आप कोई भी किसी को भी चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे कन्वेंशनली हम शो करते हैं कि भाई x ये होता है, y ये वाला होता है, और z ये वाला होता है। ठीक है, तो जरूरी ऐसा नहीं है, अगर आपने एक को x लिया है तो बाकी दो में से किसी को भी आप y या किसी को भी z ले सकते हो, या एक को आपने x ले लिया, एक को y ले लिया, तो तीसरा बचा हुआ z हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इन दीज डायग्राम द न्यूक्लियस इज एट द ओरिजिन। तो न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ पर ओरिजिन में होता है, यानी कि इसका जो ओरिजिन होगा वो कहाँ होगा, सेंटर पे, इसके बीच में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसका ओरिजिन होगा, और इस पर्टिकुलर ओरिजिन पे हम क्या मानते हैं कि भाई यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हेयर अनलाइक एस ऑर्बिटल द बाउंड्री सरफेस डायग्राम आर नॉट स्फेरिकल। यहाँ पे जो बाउंड्री डायग्राम्स होते हैं वो स्फेरिकल नहीं होते, किसके केस में, p ऑर्बिटल के केस में। इंस्टेड ईच p ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन कॉल्ड लूप्स। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आप यहाँ पे ये जो बना रहे हो, इन्हें आप क्या कहते हो, लोब्स कहते हो। ये दो अलग अलग क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे दो सेक्शंस होते हैं, जिसे हम लोब कहते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लोब्स कहते हैं, दैट आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर ये प्लेन के आइदर साइड पे होंगे। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से पास करते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज 0 ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स टच ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जहां पर ये जो आपके टू लोब्स जहां पर टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, वहां पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो वो आपका 0 होता है।
ठीक है। द साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ द थ्री ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पर साइज, शेप और जो एनर्जी होती है वो तीनों ऑर्बिटल की मतलब क्या होती है, सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, बस डिफरेंट क्या होता है, इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो दे डिफर हाउएवर इन द वे द लोब्स आर ओरिएंटेड। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इनमें जो अंतर है वो इनके लोब्स के ओरिएंटेशन की वजह से, कि वो एक्स प्लेन में है, मतलब एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है। तो सिंस द लोब्स में बी कंसीडर्ड टू लाई अलोंग द एक्स, वाई और जेड एक्सिस, दे आर गिवन द डेजिग्नेशन 2px, 2py and 2pz. It should be understood, however, that there is no simple relation between the values of ml and the x, y and z direction. तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई ml की जो ये जो वैल्यूज मिलती है, इनका x, y, z डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ ये बताते हैं कि ml की तीन वैल्यूज हमारे पास अगर पॉसिबल है तो हमारे पास तीन तरीके के ओरिएंटेशन पॉसिबल है। लेकिन इससे हमको ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि भाई ml की वैल्यू -1 है तो उसका मतलब x ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो इसका कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो फॉर आर पर्पस it is sufficient to remember that because there are three possible values of ml, there are therefore three p orbital whose axes are mutually perpendicular। तो बस आपको यही समझना है कि भाई अगर यहाँ पे ml की वैल्यू 3 है टोटल पॉसिबल, तो इसका मतलब है हमारे जो p ऑर्बिटल होंगे वो 3 एक्सिस पर होंगे जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो लाइक s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल इंक्रीज इन साइज एंड एनर्जी विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये बात तो देखो हर किसी में लागू होगी कि भाई जो p ऑर्बिटल है वो मतलब उसका जो एनर्जी और साइज है वो आपका इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होगी उतने ज्यादा p ऑर्बिटल की आपके क्या होगी, साइज होगा और एनर्जी होगा। Hence the order of the energy and the size of various p orbital are 4p is greater than 3p is greater than 2p। तो 4p होगा, फिर उससे कम एनर्जी आपकी किसकी होगी, 3p होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, 2p होगी। और 1p नाम का कोई ऑर्बिटल नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो p जो ऑर्बिटल होता है वो आपका 2 से शुरू होता है, 1 के लिए क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अगर आप l की वैल्यू 1 लेते हो तो एल की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो ml की वैल्यू भी 0 ही होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल ही पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर कोई भी p ऑर्बिटल आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और मतलब या फिर आप n की वैल्यू यहाँ पर क्या लेते हो, n की वैल्यू 1 लेते हो तो l की वैल्यू उसके लिए आपकी 0 और 1 यहाँ पर पॉसिबल होगी, और 0 के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ml की वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो यहाँ पर 1p नाम का कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता। Further, like s orbital, the probability density function for p orbital also pass through the value 0, besides at 0 and infinite distance as the distance from the nucleus increases। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल की तरह जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो आपका p ऑर्बिटल के लिए, ये भी आपका 0 वैल्यू से पास करता है। ठीक है, बिसाइड्स एट 0 एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी क्या रहती है, 0 रहती है, ऐसा हम मानते हैं। द नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ नोड्स दिए जाते हैं वो n-2 से दिए जाते हैं। जैसे अभी हमने s ऑर्बिटल के केस में देखा था, वहां पर कितने नोड्स होते हैं, n-1 के बराबर होते हैं। लेकिन p वाले केस में कितने होंगे, n-2 होंगे। दैट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड इज 1 फॉर 3p ऑर्बिटल, 2 फॉर 4p ऑर्बिटल। तो अगर हम 3p ऑर्बिटल की बात करें तो 3p के लिए हम क्या कर देंगे, 3 है यहाँ पर n की वैल्यू, तो n-2 यानी कि टोटल 1 नोड हो गया। उसी तरीके से 4p है तो 4 यहाँ पर n की वैल्यू है तो 4-2 कर देंगे यानी कि 2 हो गया। तो 2 यहाँ पर हमारे क्या हो गए, आपके रेडियल नोड हो गए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फॉर l इक्वल टू 2 द ऑर्बिटल इज नोन एज d ऑर्बिटल। जब l की वैल्यू 2 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, d ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, l की वैल्यू 0 यानी कि s ऑर्बिटल, यानी कि मतलब s वाले ऑर्बिटल्स हो गए, और उसके बाद l इक्वल टू 1 की वैल्यू यानी कि p ऑर्बिटल्स हो गए, और l इक्वल टू 2 का मतलब d ऑर्बिटल हो गए, और l इक्वल टू 3 अगर होता है तो यहाँ पर f ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हैज टू बी 3। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है इनकी d ऑर्बिटल के लिए वो अपनी 3 होनी चाहिए, 3 से नीचे d ऑर्बिटल नहीं होगा, यानी कि 2d नहीं होता, 1d नहीं होता, 3d होता है सीधे, और उसके बाद 4d होता है, फिर 5d होता है, ऐसे। एज द वैल्यू ऑफ l कैन नॉट बी ग्रेटर देन n-1। तो l की वैल्यू n-1 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर जो है आपका d ऑर्बिटल 3 या फिर उससे ज्यादा के लिए होगा। तो देयर आर 5 ml वैल्यूज। ठीक है, तो ml की जो वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल वो कितनी 5 है, जो अभी हमने देखा भी था कि अगर मान लो आपके पास l की वैल्यू कितनी हो जाए, l की वैल्यू आपके पास 2 हो जाए। ठीक है, l की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, तो उसके लिए -2 -1 0 +1 +2 ये हमारी ml की वैल्यूज होंगी। एंड दस देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ d ऑर्बिटल आर शोन इन फिगर 2.15। तो ये लेफ्ट साइड में जो आप फिगर देख रहे हो ये सारे के सारे आपके d ऑर्बिटल है। The 5d orbital are designated as dxy, dyz, dxz और dx square, y square और dz square। तो ये इनके ओरिएंटेशन के नाम है। ठीक है,
ये इनके ओरिएंटेशन के नाम है। तो जैसे पहले वाला के dxy है, तो dxy का मतलब क्या है, ये xy प्लेन में बना हुआ है। xy प्लेन में आप कैसे समझ सकते हो, जैसे ये जो आपका एक्सिस दिया हुआ है, ये आपका x एक्सिस दिया हुआ है, इधर वाला जो एक्सिस दिया हुआ है, ये वाला आपका y एक्सिस दिया है। तो ये xy प्लेन, यानी कि xy प्लेन में आपके ये आपके ऑर्बिटल्स बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो xy में जो बने होंगे उन्हें हम dxy कहेंगे, xz प्लेन में जो बने होंगे वो dxz होंगे, और yz में जो बने होंगे वो आपके dyz होंगे, ठीक है, यानी कि dyz ऑर्बिटल होगा। उसके बाद एक यहाँ पर चौथा आता है फिर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये भी आपका किस में बना होगा, x और y में बना होगा, लेकिन इसका ओरिएंटेशन एक्स वाई से थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका y एक्सिस है, ये वाला आपका x एक्सिस है, तो इन दोनों में बने, लेकिन इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग है। उसी तरीके से यहाँ पर जो dz स्क्वायर वाला है, dz स्क्वायर वाला आपका z में बना होगा, लेकिन इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा ऐसा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, लाइक इस तरीके से आपके दो लोब्स दिए और दो लोब्स के बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर भी होगा, तो ये आपका dz स्क्वायर हो गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान, तो एक एक चीज तो आपको ध्यान ये रखनी है कि भाई इनकी जो शेप है वो किस तरीके की दिखती है। कई बार क्या होता है, पेपर में आपको ये शेप दे देते हैं और शेप के बेसिस पे पूछ लेते हैं कि भाई ये जो आपका डी ऑर्बिटल है ये कौन सा वाला डी ऑर्बिटल है, एक्स वाई वाला है, वाई जेड वाला है, एक्स जेड वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला है, या जेड स्क्वायर वाला है। तो आपको जो है ये सारी की सारी शेप याद होनी चाहिए कि कौन सा किस तरीके का होता है। पहचानना बहुत ही आसान है, ये तीन तो स्टार्टिंग के तीन तो पहचानना बहुत आसान है, जो है, जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स जेड है तो एक्स जेड प्लेन में होगा, वाई जेड है तो वाई जेड प्लेन में होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये भी एक्स और वाई में होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका आप ये समझ सकते हो कि शेप थोड़ा सा टिल्टेड होगा, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड शेप आपको मिलेगा, प्लेन में प्रॉपर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है, जो आपका dz स्क्वायर है ये आपका कंप्लीट z में बना होगा, और उसके बीच में एक और मतलब एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। The shape of the first four d orbital are similar to each other, whereas that of the fifth one, that is dz square, is different from others. But all five d or 3d orbitals are equivalent in energy. तो आपको ध्यान ये रखना है भाई, किसी भी शेल के जितने सारे ऑर्बिटल होंगे हमारे पास, वो सारे 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 कैसे होंगे, मतलब जितने मतलब जो भी हमारे पास सब शेल है, जैसे कि डी सब शेल है, ठीक है, तो उसके जितने भी ये होंगे आपके, वो सारे के सारे इक्विवेलेंट इन एनर्जी होंगे। The d orbital for which n is greater than 3, that is 4d 5d, also have shape similar to 3d orbital but differ in energy and size. तो एनर्जी तो भाई बढ़ती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, तो 5d की एनर्जी ज्यादा होगी सबसे, 4d की फिर उससे कम, और 3d की फिर उससे कम। लेकिन इनका जो शेप है 4d और 5d वाले ऑर्बिटल्स का, वो भी आपके 3d ऑर्बिटल की तरह सिमिलर होता है। तो बिसाइड्स द रेडियल नोड, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो, मतलब रेडियल नोड का मतलब जहां पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है आपका डेंसिटी फंक्शन साई स्क्वायर, उसकी वैल्यू जीरो होती है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द एनपी एंड एनडी ऑर्बिटल आर जीरो एट द प्लेन एस पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, दैट इज ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेडियल नोड्स तो होती हैं, आपको एक चीज यहाँ ये समझनी है कि डी ऑर्बिटल के केस में यहाँ पर आपकी रेडियल नोड्स तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, दैट इज साई स्क्वायर, जो यहाँ पर होता है वो आपका एनपी और एनडी ऑर्बिटल्स के लिए भी जीरो होता है, ठीक है। एट दी प्लेन एस, जहां पर आपका प्लेन एस यहाँ पर मतलब प्रेजेंट होगा, वहां पे एनपी और एनडी के लिए ये जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, वो भी आपकी जीरो होती है, जो आपके न्यूक्लियस से पास करती है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपकी जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसके, या डी सबशेल जो होता है उसके लिए रेडियल नोड्स तो होते ही होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसके अलावा भी जीरो होता है। कहां पर होता है, जहां पे एनपी और एनडी ऑर्बिटल जो है वो आपके जीरो होंगे प्लेन एस पे, जो कि आपका न्यूक्लियस ओरिजिन से पास कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पी जेड ऑर्बिटल, एक्स वाई प्लेन इज अ नोडल प्लेन, ठीक है। तो पी जेड के केस में एक्स वाई जो प्लेन होता है वो नोडल प्लेन होता है, क्योंकि पी जेड अगर ऑर्बिटल है तो भाई पी जेड यानी कि जेड एक्सिस में हमारे जो डेंसिटी होगी, मतलब जेड एक्सिस में हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में नहीं कर पाएंगे। और उसी तरीके से अगर हमारे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो नोडल प्लेन हो गए जो कि ओरिजिन से पास करेंगे, एंड बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि dxy वाई ऑर्बिटल अगर हमारे पास होता है, तो यहाँ पर जो z एक्सिस होगा, यहाँ पर z एक्सिस में भी आपका नोडल प्लेन बनेगा। यहाँ पर मतलब ये है कि xy अगर आप ऑर्बिटल लेते हो dxy, तो dxy ऑर्बिटल का मतलब है कि xy प्लेन में जो है आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर पाओगे न्यूक्लियस, लेकिन जो z एक्सिस होगा वहां पर आपको कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर दो नोडल प्लेन हो गए जो कि आपके ओरिजिन से पास करेंगे, और दूसरा जो है वो आपका z एक्सिस से पास करेगा, जो xy प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है।
दीज आर कॉल्ड एंगुलर नोड्स एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर गिवन बाय एल। ठीक है, तो ये वाले जो नोड्स होते हैं जो कि आपके मतलब जिस प्लेन में आप बना रहे हो ऑर्बिटल को बना रहे हो उसका जो दूसरा मतलब प्लेन होगा या जो एक्सिस होगा उसमें जो नहीं पाए जा रहे हैं उसे हम एंगुलर नोड कहते हैं। एंड ये जो नंबर ऑफ एंगुलर नोड है इसका फॉर्मूला होता है एल। ठीक है, तो वन एंगुलर नोड फॉर पी ऑर्बिटल, तो पी की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो एंगुलर नोड होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी ऑर्बिटल अगर लेते हो तो डी ऑर्बिटल के लिए जो यहाँ पर एल की वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 यहाँ पर एंगुलर नोड्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बस ध्यान यहाँ पर यही रखना है कि जो अभी हमने ऊपर वो देखे थे क्या बोलते हैं रेडियल नोड्स। ठीक है, तो रेडियल नोड्स के लिए आपने देखा था n-1 था आपका अगर एस ऑर्बिटल है। ठीक है, n-2 था आपका किसके लिए, p ऑर्बिटल के लिए था। ओके, एंड इसी तरीके से n-3 आई थिंक इसके लिए होगा d ऑर्बिटल के लिए। एंड साथ में यहाँ पर जो एंगुलर नोड है एंगुलर नोड की वैल्यू l के बराबर होती है। तो ये बस आपको फॉर्मूला याद रखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको निकालने हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए तो वो आपको n-1 से मिल जाएंगे, सम ऑफ वन एंगुलर नोड एंड n-l-1। ठीक है, रेडियल नोड्स। तो यहाँ पर क्या है आपका मतलब एक आपके रेडियल मतलब एक आपका एंगुलर नोड होगा प्लस n-l-1, ये आपके टोटल क्या होंगे, रेडियल नोड होंगे। तो यहाँ से आपको जो है फॉर्मूला मिल गया रेडियल नोड का, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। रेडियल नोड अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर फाइंड करने तो उसका जो फॉर्मूला है वो l-l-1 है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको जो है आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। और जो एंगुलर नोड है वो आपके एल के बराबर होते हैं। ठीक है, और जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको टोटल नोड मिल जाएंगे। अगर n-l-1 प्लस एल करोगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नोड n-1 बचेंगे। बस ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इसको हम फिर कल देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा नहीं है इतना। फिर अब ये सारे आ जाएगा, फिर ऑब्बो प्रिंसिपल वगैरह हो गया और उसके बाद फिर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। यस सर। इसको रिवाइज कर लेना एक बार, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको खुद से भी एनसीईआरटी से, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखता हूँ शायद मैं इसके क्वेश्चंस आज आपको दे दूंगा, तो वो क्वेश्चन कर लेना। और शाम को मैंने बता दिया टेस्ट की टाइमिंग वही 5 और 6 बजे रहेगी। तो एक आपका लिविंग वर्ल्ड वाला रहेगा, सेकंड पार्ट उसका होगा, और एक आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर के टेस्ट हैं वो आज शाम को होंगे, तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो फिर शाम को क्लास नहीं है और फिर कल मिलेंगे क्लास में सुबह। तो अब आप लीव कर सकते हो।